जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना इकोनॉमिक्स 12 का एक और नया क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो स्टेटमेंट 1 है बेटा, हाउस होल्ड सेल लेबर एंड गेट वेजेस इन रिटर्न्स। स्टेटमेंट 2 है, फर्म सेल प्रोडक्ट एंड गेट प्रॉफिट इन रिटर्न्स। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखी है बेटा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब उसका रीजन आप समझिए। देखिए स्टेटमेंट 1 में बोला गया बेटा, हाउस होल्ड सेल लेबर एंड गेट वेजेस इन रिटर्न। देखिए हाउस होल्ड ही वो सेक्टर है बेटा जो लेबर के रूप में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है, बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में सर्विस देने के बदले दे गेट रिटर्न्स, और लेबर के रूप में जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बेटा उसके बदले उनको वेजेस मिलता है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है, फर्म सेल प्रोडक्ट एंड गेट्स प्रॉफिट इन रिटर्न्स। फर्म का काम क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या है बेटा, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स और सर्विसेज बेच के वो लाभ कमाते हैं। तो इसलिए बोला गया बेटा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अब इसी में देखिए आपका एक और ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में ही, नेम द इकोनॉमिक असिस्टेंस given by the government to the firm and household with a motive of general welfare। ऑप्शन ए है टैक्स, ऑप्शन बी है रेंट, ऑप्शन सी है सब्सिडी और ऑप्शन डी है रेमिटेंस। ठीक है, तो यहां पे बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सब्सिडीज, दैट इज सब्सिडीज। ठीक है, अब देखिए सब्सिडीज क्या है बेटा, सब्सिडीज आर द मॉनेटरी बेनिफिट्स which is provided by the government to the firm sector to produce those goods which are necessary for the society। ठीक है, किसी गुड्स के प्रोडक्शन को जब गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है बेटा तो उस गुड्स के प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट एक मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करती है सहायता के रूप में, उसको हम कहते हैं सब्सिडी, ताकि वो उस गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करे जो कि सोशल वेलफेयर में हेल्प करेगी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Two friends, Meera and Sindhu, were discussing the exchange rate system. Under this system, the exchange rate are determined by the market force of demand and supply. However, deliberate efforts are made by competent authority to keep the exchange rates within a specific range. Above mentioned statement was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate was she talking about। आपको बताना है वो किस एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रही है। ऑप्शन ए है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी है मैनेड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और ऑप्शन डी है मैनेड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यहां पे बेटा जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, दैट इज मैनेड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इट इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है बेटा इट इज कंसिस्टेड ऑफ बोथ द रेट ऑफ एक्सचेंज, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, बट इसमें फिक्स का कंपोनेंट क्या है, यहां पे जो गवर्नमेंट है और हमारे देश में गवर्नमेंट के यहाँ पे सेंट्रल बैंक इस रेट ऑफ एक्सचेंज को मैनेज करता है विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, इसलिए इसको कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें भी बेटा एक ऑप्शन आपको गिवन है, लिखा है अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ नेशन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स for the classifications of the transactions are
ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। ऑप्शन 1 दिया है बेटा करंट अकाउंट, ऑप्शन सेकंड दिया है यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट, ऑप्शन थर्ड दिया है कैपिटल अकाउंट और ऑप्शन 4 दिया है लोन अकाउंट। आपको करेक्ट ऑल्टरनेट बताना है। ऑल्टरनेट में ऑप्शन ए में है फर्स्ट एंड सेकंड, बी में है फर्स्ट एंड थर्ड, सी में है थर्ड एंड फोर्थ और डी में है फोर्थ एंड फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो करेक्ट आंसर है इसके ऑप्शन का, सेकंड के ऑप्शन का, ठीक है बेटा, वो है आपका ऑल्टरनेट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट में था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें पता है बीओपी में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली ऑल द ट्रांजैक्शन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी वो ट्रांजैक्शंस है जिनसे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है या फिर हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज जाता है, ठीक है, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो आपको वही दो ट्रांजैक्शंस बतानी थी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है बेटा, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। कॉलम ए में आपको दिया गया है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, लिखा है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बी में लिखा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना, लिखा है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी में लिखा है रेमिटेंस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड, कॉलम बी में लिखा है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर डी में लिखा है इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल फोन्स फ्रॉम फर्म इन इंडिया, बी में लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पे बेटा ऑप्शन दे रखा है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सी थर्ड। ठीक है, अब क्यों है, अब ये समझिए। देखिए जो सी है उसमें लिखा है कॉलम ए में रेमिटेंस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड, मतलब हमारे वो रिलेटिव जो विदेशों में रहते हैं हमने वहां पर पैसा जमा कराया। ठीक है, और बी में लिखा है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि ये डेबिट साइड में आएगा, वो भी किसके, करंट अकाउंट में। ठीक है, बीओपी के, राइट। क्यों आएगा बेटा, देखिए हमने यहां पर उनको पैसा दिया है, तो पैसा दिया है तो ये आउटफ्लो हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का डेबिट में आएगा। और ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस है, वन साइडेड, जो हमने दिया है उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, इसलिए बोला गया है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है बेटा, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एजर्सन और रीजन का है बेटा। लिखा है एजर्सन में डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज अ कन्वीनिएंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, रीजन दिया है डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट इशू ऑफ चेक एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऑल्टरनेट आपको वही दिए गए बेटा, बोथ एजर्सन एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में दिया है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में दिया है एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डी में दिया है एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अब इसका रीजन समझिए ऐसा क्यों हो बेटा। देखिए एजर्सन में लिखा है डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर्ड एज अ कन्वीनिएंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, कि भाई जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा तरीका है किसके लिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेटा करेक्ट चीज है कि डिमांड डिपॉजिट जो हमारा पैसा बैंकों में जमा है उसको निकलवा के हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की पेमेंट
कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। बट रीजन दिया है डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉल इन नेचर, ये डिमांड डिपॉजिट नॉन विड्रॉल है जिसको आप कभी भी निकलवा नहीं सकते, ठीक है बेटा। इसका नाम है डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ही होता है जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है बेटा वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए आपका आंसर आएगा एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें लिखा है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। तो ऑप्शन ए में लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम बैंक। ऑप्शन बी में लिखा है डिमांड डिपॉजिट आर डिपॉजिट व्हिच कैन नॉट बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम बैंक्स। ऑप्शन सी में लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स आर लोन व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक। ऑप्शन डी में लिखा है डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट वेयर फिक्स्ड अमाउंट नीड टू बी गिवन एवरी मंथ एंड द मैच्योर्ड अमाउंट कैन बी विथड्रॉन ड्यूरिंग मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। व्हिच कैन बी विथड्रॉन, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, व्हिच कैन बी विथड्रॉन बाय on demand by depositors from banks, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्यों, अब इसका लॉजिक समझिएगा। डिमांड डिपॉजिट, नाम ही डिमांड डिपॉजिट है बेटा। डिमांड का मतलब होता है जिसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं। डिपॉजिट मतलब जो आपका बैंकों में पैसा जमा है, तो वो पैसा जिसको आप कभी भी निकलवा सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और ऑप्शन डी है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। देखिए हमें पता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कब होती है, जब हमारा बीओपी बैलेंस ना हो, तो उस केस में हम लोग एक ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, बीओपी को बैलेंस करने के लिए। यानी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का होना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि बीओपी पॉजिटिव है या फिर बीओपी नेगेटिव है, तभी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की जाती है। इसलिए हम डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है एडी शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन ए एडी एंड इनकम, ऑप्शन बी एडी एंड एएस, ऑप्शन सी एंड एस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है एडी जो है किसके साथ रिलेशनशिप शो करता है। तो जब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम जब एडी और एएस इसको स्टडी करते हैं तो एडी का जो रिलेशनशिप दिखाते हैं बेटा वो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए दैट इज एडी एंड इनकम, दैट इज वाई, ठीक है। क्योंकि हम जो एडी को स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं विद द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, कि एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हमारा एडी का लेवल कितना है। तो उसके साथ एडी के साथ वाई के साथ हम एडी के रिलेशंस को रिलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया है, लिखा है एडी इंक्रीज डैश इंक्रीज। ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी एग्रीगेट सप्लाई और ऑप्शन डी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे भी जो करेक्ट आंसर है बेटा इस ऑप्शन का वो है ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब रीजन समझिए, इन्होंने कहा है कि अगर एडी इंक्रीज होता है, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड मींस पीपल आर रेडी टू स्पेंड मोर देन बिफोर। जब वो लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो इसका मतलब वी नीड टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, और वी नीड टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट मींस मोर एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, तो एडी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और आज के टाइम पर जो हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं बेटा, कीन्स की थ्योरी, तो कीन्स की थ्योरी में जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज द एक्टिव कंपोनेंट्स। एग्रीगेट के डिमांड में चेंज आने से ही इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और इनकम में चेंज आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी इज ऑप्शन ए इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट, ऑप्शन सी नो रिलेशन और ऑप्शन डी इट डिपेंड्स ऑन इनकम। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे जो आपका के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करेंगे या बढ़ी हुई इनकम का जितना ज्यादा खर्च करेंगे दैट इज एमपीसी, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा उतनी ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लायर की होगी। दैट इज व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है इक्विलिब्रियम पोजीशन में बी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और मे नॉट बी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट and only determine the level of dash. Option A income, option B consumption, option C saving और option D investment। तो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो आंसर है बेटा करेक्ट वो है ऑप्शन ए दैट इज योर इनकम। ठीक है, अब यहां पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है यानी जहां पे एडी और एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है या फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं भी हो सकता है, बट वो जहां पर भी होता है बेटा, जहां पर आपका एडी और एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा तो वो क्या डिटरमाइन करके देता है, वो डिटरमाइन करके देता है आपको लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो आपको बताता है कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम कितना है। क्लियर, तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो एजर्सन और रीजन का है और आपको बताना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव एज यूजुअल। ठीक है, एजर्सन है इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम द इक्विलिब्रियम इनकम विल हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस। रीजन दिया है बेटा एज अकॉर्डिंग टू कीन्स द इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल्टरनेट आपको पता है वही 4 ऑल्टरनेट, बोथ एजर्सन एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। बी बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। सी एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanations of assertions। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। अब रीजन समझिए ऐसा क्यों होगा। देखिए यहाँ पे एजर्सन है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च करें। और देखिए एक व्यक्ति की जो खर्चा है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बनती है। अगर इकोनॉमी में प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि कंजम्पशन कम है, और कंजम्पशन कम है तो डिमांड भी कम है, डिमांड कम है तो बेटा प्रोडक्शन भी कम है, प्रोडक्शन कम है तो एम्प्लॉयमेंट कम है, और एम्प्लॉयमेंट कम है तो इनकम भी कम है। तो इसलिए जो बोला गया है कि इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट तो इक्विलिब्रियम इनकम विल हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस, तो आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम है वो कम होता है बेटा, क्योंकि हमारी सेविंग ज्यादा, हम खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि कीन्स के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बेटा ये था आज की क्लास में आपके 10 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इंडियन इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।